हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल पर अब हम बड़े ही महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं का एक समुचित समावेश लेकर आएंगे। देखिए, आज का जो ये लेक्चर है वह पेपर बैग पे आधारित है। मैं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2019 का प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहा हूँ और इसी क्रम में सॉल्व प्रश्न पत्र से भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश पीसीएस में ये 2019 का पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिसकी कि कुछ झलक मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। आप कॉम्टेरिया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भारी मात्रा में शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो प्रश्न है उसमें सूची मिलान दिया था। मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, सोमनाथ, अमीर खुसरो और इनके जो संबंधित हैं चांदायान, पद्मावती कथा, राग विरोध और आशिका। तो देखिए, मुल्ला दाऊद ने चांदायान लिखा है, दामोदर कवि ने पद्मावती कथा लिखी है, सोमनाथ का राग विरोध से संबंधित है और अमीर खुसरो का आशिका से संबंध है। अब देखिए, प्रश्न है कि कालक्रम में सजाना है। राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अटाला मस्जिद जौनपुर। देखिए, इसका सही क्रम होगा, मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखें। अटाला मस्जिद जौनपुर, उसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, उसके बाद हुमायूं का मकबरा दिल्ली और उसके बाद राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। आइए अच्छा, इस प्रश्न पर विवेचना कर लेते हैं। देखिए, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और इसकी पत्नी जो हमीदा बानो बेगम थी, उसने 1564 ईस्वी में कराया था इसका निर्माण। और शेरशाह सूरी का मकबरा शेरशाह सूरी ने निर्माण कराया 1540-45 में, ये सासाराम में है। और राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में है और इसका निर्माण औरंगजेब ने 1778 में कराया था और इसी मकबरे को द्वितीय महल भी कहा जाता है। और अटाला मस्जिद जौनपुर में है, इसका निर्माण सुल्तान फिरोज तुगलक ने कराया था और इसका संपूर्ण कार्य जो है 1408 ईस्वी में इब्राहिम शर्की ने करवाया था। अब अगला प्रश्न देखिए, मैं ले रहा हूँ। राजा हैं, इन राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? देखिए, भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। मतलब कि तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार की शोभा तो बढ़ाए, लेकिन उसके पहले किस राजा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो उसका सही उत्तर है जो मैंने आपको बताया अभी, भाटा के राजा रामचंद्र सिंह के यहाँ तानसेन अपनी सेवाएं देते थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजवंशों का क्रम दिया हुआ है, पल्लव, पांड्य, यादव, काकतीय और इनकी राजधानियों का ब्यौरा दिया हुआ है, वारंगल, कांची, मदुरा और देवगिरी। देखिए, राजवंश और राजधानियों की चर्चा करनी है। पल्लव की राजधानी कांची, पांड्य की राजधानी मदुरा, यादव की राजधानी देवगिरी और काकतीय की राजधानी जो है वारंगल है। अगला प्रश्न लेते हैं। ये सारे प्रश्न यूपी पीसीएस हल प्रश्न पत्र 2019 पेपर बैग से मैं करा रहा हूँ। मैं 2021 से 2020 के पेपर मेरे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं नहीं करा पा रहा हूँ। पुराने प्रश्न पत्रों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसा कि मेरे गुरु ने कहा कि पुराने प्रश्न पत्र भी जरूर पढ़ने चाहिए, तो आइए इनके ही दिशा निर्देश पे चलते हुए आखिरी समय में पुराने प्रश्न पत्र पे भी परिचर्चा कर लेते हैं।
मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। दूसरा कथन है मनसबदारी का पद पैतृक था। देखिए दोनों ही कथन अगर हम देखें तो मनसबदारी का पद पैतृक था, ये कुछ सही नहीं है। तो सिर्फ पहला आंसर सही होगा, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। देखिए मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ जो है मुग़ल काल में अकबर ने किया था और ये मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मनसब सैनिक या असैनिक किसी को भी दिया जा सकता था। ये व्यवस्था स्थानांतरित थी, आनुवांशिक नहीं थी, इसलिए दूसरा जो है पद पैतृक था। यह कथन पुष्टि नहीं करता है, इसलिए सिर्फ पहला कथन सही होगा। कामटेरिया बड़े ही रोचक लेक्चर्स लेकर उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षाओं पर आया है। आइए अब अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक सूची में हमें संधियों का क्रम दिया हुआ है। इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि, सालबाई की संधि और मद्रास की संधि, और दूसरे स्तंभ में हमें दिया है सन 1782, 1784, 1769, 1765। देखिए क्रम लगाना है। अक्सर यह प्रश्न आता है यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में और यूपी सचिवालय रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एग्जाम में। देखिए मैं सूची एक को सूची देव से मिलान कर रहा हूँ। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी, मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी, सालबाई की संधि 1782 ईस्वी और मद्रास की संधि 1769 ईस्वी। तो याद रखें यह इलाहाबाद की संधि वाला प्रश्न जो है प्रायः पूछ लिया जाता है। जैसा कि मुझे याद है उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2016 में भी यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न लेते हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा स्पेशल लेक्चर। किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहों के रूप में भी जाना जाता है? मार्कंडेश्वर, कैलाश, मनुदेवी, भीमाशंकर। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ के खजुराहों के रूप में जाना जाता है। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से आए हुए जो भी पीसीएस 2019 में प्रश्न थे उन पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा प्रश्न। घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए इसमें दिया हुआ है घटनाओं क्रम। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, भारत का संविधान लागू हुआ, जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया, और चौथा जो बिंदु है जम्मू और कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। अब हम इन पे चर्चा करेंगे किस सन में क्या हुआ। आइए हम चर्चा करते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न पे। देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस में। देखिए महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। पहला तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद की घटना देखिए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है। अब तीसरा बिंदु जो है जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर के संविधान को 11 नवंबर 1957 को स्वीकार करने के साथ भारत में विलय को अनुमोदित किया था।
और चौथा बिंदु जो है, जम्मू कश्मीर राज्य का नाम संविधान, जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान 26 नवंबर 1957 को लागू हुआ। तो देखिए इसमें क्रम बनेगा, महाराजा हरि सिंह का पहला हो जाएगा, भारतीय संविधान का लागू करना दूसरा, और जम्मू कश्मीर की प्रभुत्वता संपन्न संविधान सभा का तीसरा हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा बिंदु जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान। तो इस प्रकार से यह कूट पूर्ण हो जाएगा। प्रश्न बड़े ही लोचदार तरीके से कलात्मक स्थिति में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आपके ज्ञान के असीमित भंडार की पराकाष्ठा होता है यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा। ये पूरे आपके ज्ञान को निचोड़ कर ही प्रश्न यहाँ बनाते हैं। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अब इसमें यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या सुमेलन में नहीं है, घटनाएं हैं और उनके काल दिए हैं। देखिए, भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, इसके बाद दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, उसके बाद दिया हुआ है द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931, और उसके बाद दिया हुआ है सांप्रदायिक निर्णय 1933। तो देखिए, भारतीय जल सेना अधिनियम जो है 1927 में बना था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, यह भी सही है। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन भी 1931 में हुआ था, लेकिन सांप्रदायिक निर्णय जो है यह 1933 में, यह सही नहीं है। देखिए, यह 16 अगस्त 1932 ईस्वी को रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर दिया है 1933, जो कि बिल्कुल गलत है। तो 1932 इसका सही उत्तर होगा। अब घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करने का अगला प्रश्न फिर आया। देखिए, कूट संबंधित प्रश्न बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। हर घटनाओं का एक समुचित समावेशन और कूट बनाया जाता है, और उसी कूट के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए जो तैयारी आप करेंगे, बहुत ही सजगता से आपको तैयारी करनी है। उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा की तैयारी के लिए जो परीक्षार्थी बैठ रहे हैं, वो काफ़ी महीनता से प्रश्नों पर परिचर्चा करें। अब देखिए, हम अगला प्रश्न ले रहे हैं। कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। फिर इस प्रश्न में साइमन आयोग की नियुक्ति है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा है, और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु है। तो देखिए, मैं चर्चा आपसे करूंगा विस्तृत तरीके से। इन घटनाओं को मैं कालानुक्रम में सजाऊंगा। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, आप इन पर ज़रूर गौर करें। देखिए, कालानुक्रम जो होगा इसका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915 को हुई। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसके बाद साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई, और इसके बाद आखिरी होगा महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, जो कि 12 मार्च 1930 को। ये सारे प्रश्न जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट से। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न बड़े ही रोचक होंगे, और यह पेपर बैक में करवा रहा हूँ। मेरे पास 2019 से पेपर बैक उपलब्ध हैं, इसलिए मैं आपको 2019 से ही पेपर बैक करा रहा हूँ। मैं 2020, 2021 के पेपर बैक आपको नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास वो पेपर उपलब्ध नहीं है। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। देखिए, कहाँ पर आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। जैसा कि आप जानते होंगे, आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिक और अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में,
देखिए पहला ऑप्शन है दिल्ली का लाल किला, तो यही उत्तर होगा। तो दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया था और इसमें 3 अधिकारियों को अभियुक्त बनाया गया, मेजर शाहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुदयाल सिंह। इन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। पहला कथन ये है। कारण है वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान, प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। अब आपको बताना है कि कथन कारण सही हैं, दोनों व्याख्या करते हैं, कथन कारण सही हैं, दोनों व्याख्या नहीं करते हैं, कथन सही है, कारण गलत है, कारण सही है, कथन गलत है। तो देखिए इसमें सही उत्तर होगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना था और इसी कार्यकाल में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। वारेन हेस्टिंग्स ने विलियम जोन्स के पक्ष में इस संस्था के अध्यक्ष पद को अस्वीकार कर दिया था और वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक विद्वान था, प्राच्य विद्या का समर्थक था। उसने अरबी, फारसी, संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहित किया था। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा कि कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं करता। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में हमारे क्या कथन से? कथन है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। जी नहीं, हमारा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। पहले ही ये गलत हो गया। दूसरा बिंदु है राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26, 1950 में अपनाया गया है। ये भी गलत है। देखिए हमारे राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना चैत है और ये 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। दोनों ही कथन गलत हैं। अब घटनाओं के कालानुक्रम में व्यवस्थित करने जा रहा हूं मैं। देखिए घटना दी है पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं जब कॉम्टेरिया लेकर आया है, इस संदर्भ में आप बहुत ही मेहनत करके यूपी पीसीएस की परीक्षा की तैयारी करिए। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 23 मार्च 1942 को, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, पूना पैक्ट 6 अप्रैल 1930 को और क्रिप्स मिशन 26 सितंबर 1932 को। तो हमारा क्रम होगा कि पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद हमारा पूना पैक्ट, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन। यही क्रम इसमें सही होगा क्वेश्चन। भारत में नियोजन विकास का विरोध किसने किया था? तो देखिए भारत में नियोजित विकास का विरोध जो है महात्मा गांधी ने किया था। भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। उत्तर प्रदेश पीसीएस पेपर बैक 2019 के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर परिचर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 12 जून, मध्य प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 19 जून के लिए हम तैयारी के लिए प्रतिबद्ध हैं कि अच्छे से अपने नंबर उठाएंगे। तो सब बिंदुओं पर चर्चा जरूरी है। अगला प्रश्न लेते हैं कॉम्टेरिया की तरफ से। कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें लेक्चर से संबंधित कुछ भी अगर कन्फ्यूज़न हो। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके लेखक कौन थे? देखिए द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक जो थे वो बिपिन चंद्र थे।
अगला प्रश्न लेते हैं, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था, बिल्कुल सही। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था, बिल्कुल सही। देखिए, दोनों ही कथन यहीं सही होगा, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। 1 और 2 दोनों कथन सही। ये दोनों ही कथन जो प्रश्न में दिए हैं दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने बनाया था? बहुत ही सरल प्रश्न। देखिए, ये सीआर फार्मूला राजगोपालाचारी ने बनाया था। सी राजगोपालाचारी ने सीआर फार्मूला, सी राजगोपालाचारी, सीआर, इसी से देखिए यहीं पर ये ट्रिक मिल जाती है। देखिए, पदार्थ हैं उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के क्रम को व्यवस्थित करना है कि पहली बार प्रयोगशाला में इस पदार्थों का संश्लेषण किस क्रम में हुआ। तो देखिए, ब्लैक गोल्ड है, फुलेरीन है, ग्राफीन है और केवलार है। सही क्रम जो है, आइए हम इन पर चर्चा करते हैं कि ये पदार्थ हैं क्या। देखिए, केवलर जो है, केवलार का संश्लेषण अमेरिकी स्थित ड्यूपॉन्ट लेबोरेटरी में स्टेफनी केवलुक ने किया था। केवलार एक गर्मी प्रतिरोधी मजबूत सिंथेटिक फाइबर है जो अन्य आरामाइड्स, नोमैक्स, टेक्नोरा से संबंधित है और इसका पहली बार उपयोग 1970 के दशक में रेसिंग टायरों में स्टील के प्रतिस्थापन के रूप में किया गया था। अगले तत्व पे चर्चा करते हैं, फुलेरीन। देखिए, फुलेरीन की खोज 1985 में ब्रिटेन के हैरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो, अमेरिकी वैज्ञानिक रिचर्ड ई स्मेलो और रॉबर्ट एफ कर्ल जूनियर द्वारा की गई थी। फुलेरीन कार्बन का बहुत उपयोगी अपर रूप है। अपर रूप समझते हैं, वही है वो फुलेरीन। ग्राफीन पे चर्चा करते हैं। इसे मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के 2 अनुसंधानकर्ताओं आंद्रेगीम कोत्सियानोसेलो द्वारा संश्लेषित किया गया था। कार्बन के एक रूप ग्रेफाइट से बने ग्राफीन एक अणु की मोटाई होती है, सामान्य कार्बन की एक पतली परत है ये। अब ब्लैक गोल्ड की चर्चा कर लेते हैं। मुंबई के टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक ने 2019 में नैनो प्रौद्योगिकी तकनीकी का प्रयोग करके सुनहरे गोल्ड को ब्लैक गोल्ड में रूपांतरित करने में सफलता प्राप्त की थी। देखिए, इसका सही क्रम जो होगा वो होगा केवलार, फुलेरीन, ग्राफीन और ब्लैक गोल्ड। इस प्रकार से इनका संश्लेषण किया गया था। ये विज्ञान प्रौद्योगिकी बिंदु के अंतर्गत आए हुए प्रश्न हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी से बहुत से प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? तो देखिए, पॉलिश किए हुए चावल खाने से जो है बेरी बेरी रोग होता है। ये बड़ा ही सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न लेते हैं, विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन E, विटामिन K और अगले स्तंभ में स्रोत है धान की चोकर, कार्ड यकृत तेल, गेहूं अंकुर तेल और एल्फाल्फा। अब इनका सूची क्रम हम लगाएंगे। देखिए, विटामिन B2 की खोज 1935 में हुई थी और इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और इसी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। ये गहरे पीले रंग का होता है। पनीर, अंडे, यीस्ट, टमाटर, हरी पत्ती, जिगर, मांस, दूध में मिलता है। ये विटामिन स्वास्थ्य और वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। कार्ड यकृत तेल कार्ड मछली की यकृत से उत्पन्न होता है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के अतिरिक्त विटामिन ए और विटामिन डी भी पाया जाता है। तो आइए हम इसके कूट मिलानो करते हैं। कुछ जानकारियाँ हमने दी।
विटामिन B2 में कार्ड यकृत तेल से नहीं पाया जाता है, जबकि विटामिन B6 जो है धान की चोकर राइस ग्रेन में, सही बात है। विटामिन E जो है गेहूं अंकुर तेल में, और विटामिन K अल्फाल्फा में पाया जाता है। और विटामिन B2 का मैंने जो बताया आपको कि कार्ड यकृत तेल कार्ड मछली के यकृत से उत्पन्न होता है। तो ये पनीर, अंडा, यीस्ट, टमाटर, हरी पत्ती, जिगर, मांस और दूध में मिलता है, जबकि ये कहाँ नहीं मिलता। देखिए प्रश्न में जो दिया था, कि प्रचुर सूत्र से कार्ड यकृत तेल है, तो कार्ड यकृत तेल में ये नहीं पाया जाएगा। इसका सही आंसर होगा पनीर, अंडा, यीस्ट, टमाटर, हरी पत्ती, जिगर, मांस और दूध। अब देखिए विज्ञान के 2 फैक्ट दिए हुए हैं, इन पर चर्चा करनी है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। कारण है मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। देखिए इसमें कथन सही है, लेकिन कारण गलत है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, सही बात है। और मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं, यह गलत है। कई चीज़ों का संश्लेषण करते हैं मानव शरीर। फिर से सूची है, सूची को मिलाना है। केवलार, टेक्साल, जिंक फॉस्फाइड, नाइट्रोसेलुलोज, और दूसरे स्तंभ में है विस्फोटक, संश्लेषित रेशा, कैंसर रोधी दवा और रोडेंट नाशी। तो बताना है कौन किस काम में आता है। देखिए सही कूट में मिला रहा हूँ। केवलार एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है, टेक्साल कैंसर रोधी दवा है, जिंक फॉस्फाइड रोडेंट नाशी है, और नाइट्रोसेलुलोज जो है विस्फोटक है। विज्ञान के बड़े ही रोचक प्रश्न उत्तर प्रदेश PCS पिछले पेपरों में पूछे गए हैं, और उम्मीद है कि इस बार भी पूछे जाएंगे। अक्सर पुराने पेपर के पुनरावृत्ति की संभावनाएं बनी रहती हैं, इसलिए हम उत्तर प्रदेश PCS प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रथम के 2019 के पेपर पर चर्चा कर रहे हैं। किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय के बाद गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैप्थलीन या शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? देखिए बड़ा ही सरल प्रश्न है, हम लोग पढ़ते थे हाई स्कूल विज्ञान की किताबों में। ऐसी घटनाओं को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव का आकार मिलता ही नहीं इसको। हवा के संपर्क में आते ही यह उड़ जाते हैं। इस क्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? घटनाओं का मैं नाम लूँगा। पूर्णांतरिक परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत का उपयोग करके इसको वक्री मार्ग पर चलाया जा सकता है। प्रकाशिक तंतु जो है पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रिया द्वारा होता है। ये सही आंसर होगा इसका ए ऑप्शन। कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? देखिए संचार शक्ति, अवशोषित शक्ति, उत्सर्जक शक्ति और वापसी की शक्ति। देखिए वापसी की शक्ति जो है वो एल्बिडो से संबंधित है। अब ये क्या है एल्बिडो, उसको मैं विस्तार से चर्चा करता हूँ।
अपने ऊपर पड़ने वाले किसी सतह के प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण को प्रतिबिंबित करने की शक्ति की माप को एल्बिडो या धवलता कहते हैं। ये वापसी की शक्ति से संबंधित होती है। अगर कोई वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को पूरी तरह वापस चमका देती है तो उसका एल्बिडो 100% कहा जाता है। तो एल्बिडो होगा इस घटना का सही आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं। एंजाइमों पर निम्नलिखित कथन पर देखते हैं कौन से कथन सही हैं। देखिए, पहला कथन कहता है कि एंजाइम जैव उत्प्रेरक है और एंजाइम शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं और शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न लेते हैं। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन इसमें किस तत्व का अभाव होता है? तत्व के नाम मैं ले रहा हूँ। लौह, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। देखिए, माँ के दुग्ध में लौह का अभाव होता है। क्वेश्चन का याद रखिएगा हमेशा। अगला प्रश्न लेते हैं। बिब्लियोमेट्री क्या है? देखिए, बिब्लियोमेट्री जो है सूचना प्रबंधन उपकरण है। गहरी कार्बन वेधशाला DCO के संबंध में हम कथन देखते हैं। ये वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। दूसरा कथन है, ये गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। देखिए, दोनों ही कथन यहाँ सही हैं, इसलिए दोनों आंसर सही होगा। धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखिए, धुआं जो होता है वो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इसको स्मॉग भी कहते हैं। धुआं या स्मॉग जो होता है वो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेते हैं। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या घटित होता है? देखिए, सबसे बड़ी घटना जो होती है साबुन की बुलबुले को आवेशित करने में कि उसके बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न लेते हैं। श्याम वीवर होता है, ऑप्शन है हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेखक, सूर्य पर एक धब्बा, अंटार्कटिका की एक जगह, सिमट गया तारा। देखिए, श्याम वीवर क्या होता है? श्याम वीवर जो होता है सिमट गया तारा होता है। सिमटे हुए तारे को बोलते हैं श्याम वीवर। इनमें प्रकाश बाहर नहीं जा सकता है। ब्लैक होल से न पदार्थ न ही प्रकाश बाहर निकल सकता है। तो यह सिमटा हुआ तारा है। कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल, नीला हरा शैवाल। देखिए, जो नीला हरा शैवाल है वो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। कौन सा सुमेलन नहीं है? देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक, नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ और रेयान रूपांतरित स्टार्च। देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, सही बात है। एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक होता है, यह भी सही है। नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ होता है, यह भी सही है। लेकिन रेयान जो है रूपांतरित स्टार्च नहीं होता है, क्योंकि सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयान कहते हैं। रेयान बनाने के लिए सेलुलोज कागज की लुगदी या लकड़ी को लिया जाता है। इसे सांद्र ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से उपचारित करते हैं। उसके बाद इस सेलुलोज के विलयन को धातु बेलनों में बने छिद्रों में से होकर
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में गिराया जाता है। इसके लंबे 2 तंतु बन जाते हैं। रेयान रासायनिक दृष्टि से सूत के समान है। सूत के समान होता है रेयान। कभी भी ये रूपांतरित स्टार्च नहीं होता है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न लेते हैं। किस जीव का रक्त सफेद होता है? देखिए, प्रश्न का आंसर बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। तिलचट्टा का जो रक्त है वो सफेद होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? देखिए, दाल के पौधे की जड़ के साथ नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु संयोजन करते हैं। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, बिल्कुल सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, बिल्कुल सही है। दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल एंटी एसिड, ये भी सही है। सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, यह सही नहीं है। देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है फोटोग्राफी में होता है, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है, ध्यान रखें। अब बताना है कि कौन सा प्रोटीन नहीं है। कपास है, बाल है, लूता रेशम है और खुर है। देखिए, जो कपास होता है वो प्रोटीन नहीं होता है। केस में भी प्रोटीन होता है, खुर में भी प्रोटीन होता है, लेकिन कपास में सेलुलोज का बना होता है। ये मुलायम रेशा होता है, प्रोटीन नहीं होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। संचालन के कारण और संवहन और विकिरण के कारण, बिल्कुल सही है, ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? एड्रिनल दिया है, अश्रु ग्रंथि दिया है, अग्नाशय दिया है, थायराइड दिया है। देखिए, अग्नाशय ग्रंथि जो होती हैं, मानव शरीर की अग्नाशय ग्रंथियां जो होती हैं वह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। अग्नाशय, देखिए ये प्रश्न मैंने देखा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न अभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आया हुआ था। अगला प्रश्न लेते हैं। किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? चीनी मिट्टी, कोरंडम, जिप्सम, टैल्क। देखिए, कैल्शियम जो विद्यमान होता है वो जिप्सम में होता है, क्योंकि CaSO4 2H2O इसका फार्मूला ही है, इसमें कैल्शियम होगा ही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? देखिए, तुलसी के पौधे में जो है, जो औषधि महत्व है, ये किस तत्व की उपस्थिति के कारण मैं बता रहा हूँ। तुलसी में फिनाल और फ्लेवोनाइड होता है, इसलिए इसका औषधि महत्व होता है और आयुर्वेद में इसका बड़ा ही अच्छा महत्व है। सुपोषण के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं 2 बिंदुओं पर, देखिए सही है या नहीं है। ये जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना होती है और ये जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। देखिए, दोनों ही सही है। जो सुपोषण होता है, जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना होती है और ये जल में घुलित ऑक्सीजन को कम भी करता है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अब हमको बताना है कि यह कूट में कौन सा ऑप्शन गलत है और उसका सही आंसर क्या है। अलवणीकरण समुद्री जल, बिल्कुल सही है। प्रतिलोम परासरण पेयजल, बिल्कुल सही है। विकृतीकरण प्रोटीन, बिल्कुल सही है।
पाश्चुरीकरण चाय, देखिए पाश्चुरीकरण घटना नहीं चाय। यह ऑप्शन गलत हुआ। कौन सा शाकनाशक का उदाहरण है? सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, कोई नहीं। शाकनाशक कौन है? देखिए सोडियम क्लोरेट NaClO3, सोडियम क्लोरेट NaClO3 एक अकार्बनिक यौगिक है। यह एक बेर्बिसाइड है, हर्बिसाइड है, यानी कि शाकनाशक है। तो याद रखें, सोडियम क्लोरेट NaClO3 एक अकार्बनिक यौगिक है जो कि शाकनाशक के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्न उत्तर प्रदेश PCS परीक्षा 2019 प्रारंभिक में पूछे गए हैं। बड़े ही रोचक, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं लेकर कॉम्टेरिया आपके समक्ष आया है। कॉम्टेरिया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भारी मात्रा में शेयर करें। उत्तर प्रदेश PCS प्रारंभिक परीक्षा के महत्वपूर्ण लेक्चर्स को लेकर कॉम्टेरिया आपके समक्ष है। मध्य प्रदेश PCS के भी परीक्षार्थी ध्यान दें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के भी क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से सुने। आपकी भी परीक्षाएं मध्य प्रदेश में 19 जून को हैं और उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं 12 जून के हैं और संभवतः 67वीं BPSC PT भी जुलाई के आखिरी सप्ताह में करा ली जाएगी। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ऐसी गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है और भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, कौन सी गैस है वो? देखिए बड़ा ही सरल प्रश्न है। मीथेन गैस CH4 इस प्रकार की प्रकृति को दर्शाती है। आइए अब हम उत्तर प्रदेश PCS के संविधान और राज्य व्यवस्था सेक्शन के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। किसने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? देखिए बड़ा ही सरल प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा KC वियर। KC वियर ने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। क्वासी फेडरल स्टेट। अगला प्रश्न लेते हैं। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? सन 1976 में ऐसा कार्य किया गया। देखिए सूची से संबंधित विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। बताना है कि कौन सी इसमें मिलान गलत है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता यह राज्य सूची में है, बिल्कुल सही। जनगणना संघ सूची में है, बिल्कुल सही। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये द्वितीय अनुसूची में है, बिल्कुल गलत है। देखिए भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है, तो यह चौथी अनुसूची होगा उसका सही आंसर। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा का सही आंसर होगा द्वितीय अनुसूची न होकर चौथी अनुसूची। यही ऑप्शन देखिए गलत था, तो चौथी अनुसूची होगा। और अगला जो ऑप्शन था दल बदल विरोध, यह 10वीं अनुसूची, बिल्कुल सही है। देखिए उत्तर प्रदेश PCS प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन डायरेक्ट न पूछकर बड़े ही कलात्मक तरीके से कन्फ्यूजनिंग स्टेप में पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चंस को पहले समझें। उत्तर प्रश्न में ही छुपा है। अब देखिए कथन और कारण है, बताना है, पुष्टि करते हैं, व्याख्या करते हैं, सही व्याख्या नहीं करते हैं। कथन सही है, कारण गलत है, कारण सही है, कथन गलत है। कथन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। कारण संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। देखिए दोनों ही उक्तियाँ सही हैं, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही।
और दूसरा कथन है अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। बिल्कुल गलत। सिर्फ भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यही इसमें कथन जो है सकारात्मक है। अगला प्रश्न लेते हैं, बड़ा ही रोचक प्रश्न, बड़ा ही महत्वपूर्ण, जो कि अपेक्षा है प्रश्न दोबारा भी आए। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय? देखिए बड़ा ही सरल प्रश्न है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय है और इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा अनुच्छेद 243(6) के साथ जोड़ा गया है। 29 विषय। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं? देखिए यह त्रिपुरा में लागू होते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 12 अनुसूची है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। और हमें ऑप्शन मिला था त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड और सभी, तो त्रिपुरा सही होगा क्योंकि त्रिपुरा में है, मेघालय में है, असम में है और मिजोरम में है 6ठी अनुसूची के प्रावधान। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, सही है। परमादेश, वी कमांड, सही है। प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, देखिए सही नहीं है। टू बी सर्टिफाइड जो है यह उत्प्रेषण के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, यह प्रतिषेध के लिए नहीं किया जाता है। और अगला ऑप्शन है अधिकार परीक्षा, जो को बाय व्हाट अथॉरिटी, ये एकदम सही है। देखिए ये सारे प्रश्न जो मैंने अभी आपको ये वाला प्रश्न बताया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, ये जो सिलेबस है ये हमारे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में जो ला 3rd सेमेस्टर का 5th पेपर है, लीगल लैंग्वेज एंड इंग्लिश, इस विषय के अंतर्गत यह क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिल सकता है। तो अगर आप ज़्यादा इच्छुक हो इस तरह के कि परमादेश, वी कमांड, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, बाय व्हाट अथॉरिटीज़ और उत्प्रेषण, टू बी सर्टिफाइड, ऐसे ही शब्द श्रृंखलाओं को अगर पढ़ने के आप इच्छुक हो तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के ला परीक्षाओं के 3य सेमेस्टर में 5म प्रश्न पत्र में लीगल लैंग्वेज एंड इंग्लिश, इस विषय के अंतर्गत ये सारी लीगल लैंग्वेजेस आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, धन विधेयक भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS ऐसी सामाजिक आंदोलन भारत के किससे संबंधित था, किस अधिनियम से? देखिए यह जो संबंधित है RTI अधिनियम से संबंधित है। और मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS की स्थापना 1987 में अरुण राय, निखिल डे, शंकर सिंह आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से की गई थी। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन और वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? देखिए ये पाए जाते हैं केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और केवल मूल कर्तव्यों में, इन्हीं 2 बिंदुओं में यह पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कब? तो देखिए भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में क्या क्या सही है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल के कार्यपाल के लिए शर्तें और राज्यपाल की पदावधि और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के सिद्धांत का प्रबंधन, इसकी व्याख्या करता है अनुच्छेद 162। अगला प्रश्न लेते हैं, देखिए
कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। कथन है केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सुप्रीम कोर्ट की अनन्य अधिकारिता है। कारण है सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक है। देखिए बिल्कुल सही है, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सुप्रीम कोर्ट की अनन्य अधिकारिता है और सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक है। बिल्कुल सही। कथन कारण सही है, कथन कारण की पूर्णतः पुष्टि करता है। अगला प्रश्न लेते हैं, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। देखिए संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप जो है ये लागू नहीं किया जा सकता है। पंचायत पर प्रश्न ले लेते हैं। कथन है हमारे पास 50% सीटें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। गलत है। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। गलत है। और पंचायतों के संदर्भ में एक और कथन मैं ले रहा हूं, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। देखिए बिल्कुल सही है, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बृहद 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित करके 16 नए अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 अणा तक और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिनमें पंचायत के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अर्हता, पंचायत की शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व के लिए प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 243 ब के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। तो इसका सही आंसर देखिए होगा कि मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा और जिला बस्ती स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो देखिए यह अनुच्छेद 43A। बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43A के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ऐसे ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स के लिए आप ट्यून करते रहें हमारे एजुकेशन चैनल कॉम्टेरिया को। कॉम्टेरिया उत्तर प्रदेश पीसीएस प्राथमिक परीक्षा के पेपर बैक क्वेश्चंस को बराबर करा रहा है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अगले महत्वपूर्ण लेक्चर के साथ आपके समक्ष कॉम्टेरिया फिर प्रस्तुत होगा। जय श्री राम, जय मां गंगा, हर हर महादेव।